सो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स का बेसिक चैप्टर। इस बेसिक चैप्टर में से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और जो जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा, तो साथ साथ में उसको तो बड़े ध्यान से ही देखना है। सबसे पहले शुरुआत ही जो है वो यहीं से होती है कि स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया। तो ये जो वर्ड है ये लिया गया है लैटिन वर्ड स्टेटस से। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक एमसीक्यू तो इसी पे बनता है कि लैटिन वर्ड स्टेटस से लिया गया है, राइट। ओके, इस स्टेटस का मतलब क्या है? स्टेट्यूज होते हैं ये, बेसिकली इसको स्टेट्यूज बोलते हैं। स्टेट्यूज का मतलब होता है कानून। जैसे अपन कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, ये सब क्या है? विधान है, कानून है। तो वैसे ही इसको स्टेट्यूट्स के नाम से बोलते हैं। तो विच मीन पॉलिटिकल स्टेट। ये भी, इस पे भी एक एमसीक्यू आता है कि स्टैटिस्टिक्स को जो डिफाइन किया गया है लैटिन वर्ड में, शायद अपनी बुक में भी एमसीक्यू 1 यही है कि वो क्या है, तो किस सेंस में डिफाइन किया है, तो पॉलिटिकल स्टेट सेंस में डिफाइन किया गया है। ओके, आगे चलिए। इट हैज ऑल्सो इट्स रूट्स आइदर इन द इटालियन वर्ड्स, मतलब इसकी जो जड़ें हैं वो इटालियन वर्ड में भी बनी हुई है, जिसका जो है स्टेटिस्टा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा जर्मन वर्ड जो है स्टेटिस्टिक जो है वो भी है। तो इसका मतलब देखो, लैटिन में स्टेटस, इटालियन में स्टेटिस्टा और जर्मन में स्टेटिस्टिक, ये 3 वर्ड लिए गए हैं। अच्छा, तो एक जो एमसीक्यू मुझे जो ध्यान आ रहा है, जो लास्ट बैच में मैंने पढ़ाया था कि अपनी बुक में एक एमसीक्यू तो यही है कि लैटिन वर्ड में जो स्टेटस है उसका मतलब क्या है, तो पॉलिटिकल स्टेट है। और ये तीनों वर्डों को मिला के भी एक एमसीक्यू ऐसा बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सभी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल स्टेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर सेवरल डिकेड्स the word statistics was associated solely with the display of fact and figures pertaining to the economy, demographic और political situation prevailing in a country। statistics का जो इस्तेमाल है वो एक देश की इकोनॉमी को, उसकी जो सिचुएशन है उसको, और उसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कहते हैं कि जब गवर्नमेंट में अभी जो सरकार है उसमें बीजेपी की कितनी सीटें आई, तो वो एक नंबर से प्रेजेंट करते हैं। स्टेट्स बताते हैं ना, इतना वोट मिला, इतना शेयर मिला और इतनी सीटें आई हैं, इतनी पॉइंट पे जीते हैं, हारे हैं, वो सब, ठीक है। जीडीपी कितनी है वगैरह वगैरह कितनी है, वो सब ये है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज ए टूल इन हैंड्स ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब होता है मानवता, ठीक है। मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? मानवता। तो स्टैटिस्टिक इज ए tool in the hands of mankind to translate complex fact into simple and understandable statement। इस पे भी एक एमसीक्यू है आपकी बुक में, एज इट इज। एज इट इज ये की लाइन उतारी हुई है, तो ये आपको ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स फैक्ट को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। मीनिंग डिफाइन किया है। देखो, स्टैटिस्टिक्स वर्ड्स को जो समझाया गया ना वो 2 सेंस में समझाया, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, ठीक है। एक सिंगुलर और एक प्लूरल। इंग्लिश में आपने ये वर्ड पढ़े हैं तो आपको ध्यान होगा इनका मतलब क्या होता है। तो पहले बात कर रहे हैं प्लूरल फॉर्म की। इन इट्स प्लूरल फॉर्म इट रेफर्स टू द न्यूमेरिकल डेटा। अब देखो, जब ये प्लूरल फॉर्म में होता है तो इसमें क्या क्या चीजों को डिफाइन किया गया है। पहला कि ये न्यूमेरिकल डेटा में होना चाहिए, ठीक है। collected in a systematic manner with some definite aim or object in view such as number of person suffering from malaria, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो एक सिंगल डेटा मत कीजिए, मल्टीपल डेटा कलेक्ट कीजिए और उसको नंबर में कलेक्ट कीजिए। आप कहेंगे मिस्टर ए को मलेरिया हो गया, ठीक, वो कोई काम नहीं आएगा। आप कहोगे 2000 लोगों को मलेरिया हो गया, 2 लोगों को मलेरिया हो गया, नंबर जो है वो नंबर काम आएगा। तो नंबर में डेटा का, न्यूमेरिकल डेटा का जो कलेक्शन है सिस्टमेटिकली, और वो भी पहले से डिफाइन ऑब्जेक्टिव के लिए कि हम क्यों कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे काम आएगा, ठीक है।
ओके दूसरा एग्जांपल दिया है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड गर्ल्स इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ पे लड़कियां हैं जो बेरोजगार हैं। इस तरीके के जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं तो उन्हें कहा गया है प्लूरल फॉर्म में, वो कहते हैं प्लूरल फॉर्म में। अच्छा ये भी एक सेम एमसीक्यू आपकी बुक में है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्लूरल फॉर्म में कैसे डिफाइन करोगे। तो बोलना है कि न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर विथ सम डेफाइनाइट एम और ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो सर फिर सिंगुलर क्या है? अगर प्लूरल ये है तो सिंगुलर क्या है? तो आइए सिंगुलर की बात करते हैं। सिंगुलर वर्ब की बात करें तो क्या है? द वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स मींस साइंस, देखो यहां से ध्यान देना है, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील विद द प्रिंसिपल डिवाइसेज एंड स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। डेटा को साइंटिफिकली कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उसका मतलब निकालना, इस सब को हम जब बात करते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में आता है। ओके, तो ये जो पहला पैराग्राफ है, देखो अभी तक हमने जो पढ़ा ये अपने आप में एमसीक्यू का भंडार है। ठीक है, इसमें से ही मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे आइए, thus statistics when used in singular form refers to that branch of knowledge which imply applied mathematics। singular form में अगर हम बात करें तो ये applied mathematics के रूप में काम आता है। ठीक है, applied mathematics का इस्तेमाल करना होता है इसमें, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आप बात करेंगे यहां पे, इट इज इम्पॉसिबल टू इन्यूमरेट ऑल द डेफिनेशन गिवन टू द स्टैटिस्टिक्स बोथ एज न्यूमेरिकल डेटा दैट इज प्लूरल फॉर्म एंड स्टैटिस्टिकल मेथड एज ए सिंगुलर फॉर्म। देखो समराइज कर दिया, न्यूमेरिकल डेटा का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म, जब भी न्यूमेरिकल डेटा आ जाए मतलब प्लूरल फॉर्म की बात चल रही है, और मेथड की बात आ जाए तो सिंगुलर फॉर्म की बात चल रही है। राइट, ओके, तो ये कह रहे हैं कि सर जितनी डेफिनेशन है उन सबको इन कैटेगरी में डाल पाना तो मुश्किल है, फिर भी हमने कुछ डेफिनेशन आपको दी है। ठीक है, ओके, देखिए सारी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, आप एक डेफिनेशन याद कर लीजिए, इनफ है, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। तो मैं आपको बता देता हूं कौन सी करनी चाहिए आपको। ये वाले, बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। इट मींस अकेला डेटा कभी किसी काम का नहीं है, अकेला फैक्ट किसी काम का नहीं है। मेरी उम्र 30 साल है, ठीक है, फैक्ट है ये, ठीक है, फैक्ट तो है, पर इससे आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते जब तक 3, 4, 5 लोगों का डेटा आपके पास ना हो। अकेले डेटा का क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए बोला है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट अफेक्टेड टू ए मार्क ऑफ एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज। ये भी बहुत काम की बात है कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, वो बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है। जैसे अपन आज मान लीजिए मैं ये करूं कि कोल्ड ड्रिंक की सेल कितनी है, तो वो डेटा अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है थोड़ा सा। और अगर मैं एकदम तपती गर्मी में डेटा कलेक्ट करूं तो उस टाइम पे डेटा कुछ और मिलेगा मुझे। तो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, वेदर का इफेक्ट हो सकता है, टाइम, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे करें, शाम को करें, दोनों में फर्क आ सकता है। ठीक है, और सिटी का फर्क हो सकता है, गांव में करें, शहरों में करें, तो इन सब बहुत सारी चीजें हैं जिनसे डेटा क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, तो पहली खासियत है कि एग्रीगेट इफेक्ट होना चाहिए। दूसरी खासियत है कि ये मल्टीपल चीजों से इफेक्ट होगा। तीसरी खासियत है कि ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होना चाहिए। चौथी खासियत है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड का मतलब समझा देता हूं। एन्यूमरेटेड का मतलब होता है काउंटिंग करना, मतलब जैसे क्लास में बच्चे हैं तो हम काउंट कर सकते हैं कि कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, राइट, ओके। बट अगर बात करें भीड़ की, ठीक है, कि सर एक रैली हुई है ना, नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, उसमें कितने लोग आए, खाटू श्याम जी का मेला हुआ, कितने लोग आए, अब उसकी कोई काउंटिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। फिर कैसे बता देते हैं वो कि 10 लाख लोग आए? वो होता है एस्टिमेशन। वो क्या होता है? एस्टिमेशन। ठीक है, तो वो चाहे एन्यूमरेट करें और चाहे एस्टिमेट करें विद द रीजनेबल एक्यूरेसी, सिस्टमेटिक तरीके से। 4 प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव।
प्री डिटरमाइन, आप जब भी कोई भी काम करेंगे, स्टेट्स निकालेंगे तो पहले से सोच के निकालेंगे किस चीज के लिए निकाल रहे हैं, तो उसको बोलता है प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब सारे डेटा जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, राइट। तो ये इसमें क्या हो गया, डेफिनेशन भी आ गई और इसमें स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए, आप ऐसा बोल सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चलो दे ही दिया, अलग से दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग से दे दिया, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट अकेला नहीं होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। लार्ज चीज़ों से इफेक्ट होता है, लार्ज नंबर ऑफ चीज़ों से, बिल्कुल होता है। हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एन्यूमरेटेड करें चाहे एस्टिमेटेड करें, या तो काउंटिंग करें या अनुमान लगाएं, ठीक है। जो भी करें, कलेक्टेड जो डेटा को कलेक्ट करेंगे वो सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए और प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए, मतलब पहले से पता होना चाहिए और एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ये सारी खास बात स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपके काम नहीं आएगा, राइट। ओके आगे आ जाइए। स्टैटिस्टिक्स एज ए स्टैटिस्टिकल मेथड और स्टैटिस्टिक्स इन ए सिंगुलर सेंस, हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि जब हम सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है मेथड, उसका मतलब क्या हो जाता है, मेथड, ठीक है। अब मेथड क्या होता है सर, मेथड वो होता है जो आपको एक प्रोसीजर बताता है किसी काम को करने का, इसे हम सेट ऑफ एक्शन या सेट ऑफ टूल्स भी बोल सकते हैं। तो क्या लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स मेथड statistical method provides a set of tools which can be profitably used by different science in the manner they deem fit। ये एक ऐसे मेथड हैं जिनको आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। आगे आ जाइए। अब देखिए क्या बोला गया है कि ये जो डेफिनेशन दी अलग अलग लोगों ने, इनके हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में 4 स्टेज हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देयर आर 4 स्टेजेज। अब यही 4 स्टेज, यही एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी है, ठीक है। यही अभी अगर आप ये क्लास ढंग से पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो यही 4 स्टेज को लेके क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स में कितने स्टेज होते हैं, ऐसा कुछ पूछा हुआ है, तो आपको आंसर देना 4 स्टेज होते हैं, ओके। कौन से 4 स्टेज? पहला कलेक्शन ऑफ डेटा, पहले आप डेटा लेके आएंगे ना, ओके। फिर उस डेटा को प्रेजेंट करेंगे, किसी ना किसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, फिर उनका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उन पे प्रोसेस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और लास्ट में उनका मतलब निकालेंगे। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये 4 स्टेज होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि वैसे तो स्टेज और भी जोड़ी जा सकती है, बट एमसीक्यू अगर आता है तो आप 4 स्टेज ही बताएंगे, राइट, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन 4 स्टेज में से क्या है, तो सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है पहला स्टेज विच इज कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। जब आप डेटा लेके आते हैं तो कहां से लेके आते हैं, तो डेटा लाने के मेथड होते हैं, जिसमें 2 मेथड हैं। पहला है प्राइमरी मेथड और दूसरा है सेकेंडरी मेथड, ठीक है। प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड, ठीक है। प्राइमरी मेथड वो या प्राइमरी डेटा वो जो पहली बार कलेक्ट करता है कोई पर्सन, ठीक है, और सेकेंडरी डेटा वो जिसमें पहले के इस्तेमाल किए हुए डेटा को इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपने कलेक्ट किया, मैंने अपनी रिपोर्ट में काम ले लिया, तो आपके लिए वो प्राइमरी है, मेरे लिए वो सेकेंडरी है, ठीक है। गवर्नमेंट जनगणना करती है, सेंसस करती है, तो गवर्नमेंट वो जो कलेक्ट करती है वो प्राइमरी डेटा है। फिर गवर्नमेंट का कलेक्ट किया हुआ डेटा हम हमारे काम में लेते हैं, हमारी रिपोर्ट में लिख लेते हैं, तो हमारे लिए वो सेकेंडरी डेटा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो हम उस डेटा को किसी सुटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ताकि वो आसानी से एनालिसिस किया जा सके और समझा जा सके, ठीक है। आगे आ जाइए सर, एनालिसिस ऑफ डेटा, कि सर आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, प्रेजेंट कर लिया,
पर वो ऐसे कोई काम नहीं आएगा जब तक आप उस पर कुछ प्रोसेस ना करें, उसको एनालाइज ना करें। तो एनालाइज करने के लिए क्या बोला गया वो सुनिएगा। एनालाइज करने के लिए बोला गया कि आप सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल करेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसको हम मीन, मोड, मीडियन के नाम से जानते हैं। डिस्पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, विषमता, जिसमें हम मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, रेंज वगैरह के नाम से जानते हैं। स्क्यूनेस, ठीक है, स्क्यूनेस भी इसी का पार्ट है, विषमता का ही पार्ट है, जिसमें हम बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है कार्ल पियर्सन का, बाउलेज का और कैलीज का, इनके कुछ होते हैं। कर्टोसिस और मोमेंट, दो चीजें होती है, मोमेंट एंड कर्टोसिस, तो ये वेरिएशन वगैरह के एनालिसिस करने के लिए काम आते हैं। कोरिलेशन मतलब कि दो चीजों के बीच में जो रिलेशन, दो या दो से ज्यादा की चीजों के बीच में जो रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। रिग्रेशन मतलब हो गया कि दो चीजों का आपस में रिलेशन, सह संबंध जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कई चीजें हैं जिनसे हम क्या करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं। Finally, the last step is drawing conclusion from the data as the figure do not speak themselves। ये क्या बोल रहे हैं कि फिगर अपने आप नहीं बोलती, उसका मतलब निकालना पड़ता है, ठीक है। लीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए पहले, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट नहीं है और इस पे कोई एमसीक्यू भी नहीं बनते हैं, फिर भी देख लेते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो है इसका इंपॉर्टेंस हर एस्पेक्ट में है। जैसे इकोनॉमिक्स, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आप निकालते हैं ना, आपने सुना होगा जीडीपी आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, जीडीपी सुना होगा। उसके अलावा आपने नेशनल प्रोडक्ट सुना होगा, नेशनल कंजम्पशन सुना होगा, ठीक है, पर कैपिटा इनकम सुना होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। वो सारी चीज़ों में एक नंबर का इस्तेमाल होता है। सारे क्या है, वो फिगर्स ही तो है, स्टेट्स ही तो है, तो वो सब कैलकुलेट इसी से तो होते हैं, राइट। तो देखिए कि स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों मिलके, या ऐसा बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है। तो देखिए, कंजम्पशन निकालते हैं अपन। Statistical data of consumption enable to find out the way of people in different strata of society spend their income। मतलब आप अपनी इनकम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कंजम्पशन ऑफ इनकम, आप जो सैलरी कमाते हैं वो कहाँ खर्च करते हैं, ये किससे पता चलता है, स्टेट से पता चलता है। हमारे देश में कितना प्रोडक्शन होता है, ये स्टेट से पता चलता है। एक्सचेंज कितना होता है, एक्सचेंज का मतलब कि जो हमारे जितने भी मार्केट हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करते हैं, तो वहाँ पे क्या रेट होना चाहिए, कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए भी काम आता है। इकोनोमेट्री पढ़ने के लिए भी या उसका एनालिसिस करने के लिए भी ये काम आता है। पब्लिक फाइनेंस, जो गवर्नमेंट नीतियां बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह बनाती है, उसके लिए काम आता है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, कि सर मुझे कितना इनपुट लगाना चाहिए तो कितना आउटपुट निकलेगा, मैं अपनी डिमांड और सप्लाई को कैसे मैनेज करूंगा, उन सब के लिए भी ये काम में आता है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक जो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, उसमें ये कंप्लीटली यूज होता है। और आपने देखा होगा 10th 11th में तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ही आपको मीन मोड मीडियन पढ़ाए जाते हैं, राइट। वो तो स्टेट्स में आते भी नहीं है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर ही एक चैप्टर रहता है और उसी में आपको मीन मोड मीडियन वगैरह पढ़ा दिए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स। कॉमर्स के साथ भी इसका बहुत बड़ा नाता है और कॉमर्स में भी आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितने फंड चाहिए, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना क्या लगेगा, ठीक है, किस रेशियो में आपको फंडिंग अरेंजमेंट करनी चाहिए, वो सब निकालने के लिए आपको स्टेट्स चाहिए होते हैं। प्रोडक्शन, आप अपनी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन करेंगे तो वो प्रोडक्शन का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, एट ए टाइम आप कितना बनाएं, कितना माल बिकेगा, इसकी फोरकास्टिंग वगैरह सब स्टेट्स के जरिए होती है, राइट। साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है सर? फोरकास्टिंग का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना, पूर्वानुमान हिंदी में बोलते हैं, कि फ्यूचर में मेरी डिमांड कितनी होने वाली है,
ठीक है। तो वो सब चीज़ों के लिए आपकी ये मदद करता है। जब आपको ये पता रहेगा कि आपकी डिमांड कितनी होने वाली है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होने वाली है, तो आप प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से करेंगे, राइट। ओके, परचेजेज। आप जब माल खरीदते हैं तो देखिए हमें माल, जैसे मान लीजिए मुझे 1 लाख यूनिट चाहिए किसी के। अब 1 लाख यूनिट अगर मैं एक साथ खरीदूं तो सस्ता पड़ेगा, या एक एक यूनिट करके 1 लाख बार खरीदूं तो सस्ता पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं एक बार में खरीदूंगा तो सस्ता पड़ेगा। पर अगर मैं एक बार में खरीद लेता हूं तो मुझे बताइए, अगर मैंने एक बार में पूरा 1 लाख यूनिट खरीद लिया तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आएगी, मुझे पैसा बहुत सारा चाहिए होगा, रखने की समस्या आएगी, और माल खराब भी हो सकता है, और पैसा ब्लॉक हो जाएगा, वो अलग, राइट। तो इसलिए ना तो मैं एक एक यूनिट खरीदता हूं और ना ही मैं सारी एक साथ खरीदता हूं। मैं स्टेट्स की मदद से ये निकालता हूं कि मुझे एक बार में कितनी यूनिट खरीदनी चाहिए जिससे मेरा फायदा भी मैक्सिमम हो जाए, मेरी कॉस्ट मिनिमम हो जाए, और मेरा प्रोडक्शन भी ना रुके, और मेरी डिमांड भी पूरी हो जाए। तो ये सब करने के लिए भी स्टेट्स हमारी मदद करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। तो स्टैटिस्टिक्स जो है, जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंट वगैरह बनाते हैं, तब भी तो आप स्टेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ, कितना हुआ, या एवरेज प्राइस क्या है। जैसे कई बार है ना, आप स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं, स्टॉक वैल्यूएशन में आप वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं लीफो फीफो वेटेड एवरेज। तो जो वेटेड एवरेज आप यूज कर रहे हैं वो स्टेट से तो है, राइट, ठीक है। कई बार आपको एवरेज निकालना पड़ता है कि इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वो भी तो स्टेट से, राइट। तो ऑडिट करते टाइम पे और अकाउंटिंग करते टाइम पे भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग करते टाइम पे, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, वो डिसीजन ले रही है कि कैसे हमको देश चलाना है, तो वहां पे भी ये काम आएगा, ठीक है। आप अपना डिसाइड कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बनाती है, जैसे गवर्नमेंट कहते हैं कि साहब 2024 तक हम गरीबी मिटा देंगे, तो उन्होंने कुछ फिगर देखे होंगे कि इंडिया में गरीब कितने हैं और हम कैसे उनकी गरीबी मिटाएंगे, तो वो फिगर देख के ही तो डेट दी होगी। या ऐसे कहे कि 2030 तक हम इंडिया को डेवलप कंट्री बना देंगे, अभी तो क्या है डेवलपिंग कंट्री है, और बोलते हैं डेवलप कंट्री बना देंगे, कैसे? तो स्टेट्स का इस्तेमाल किया होगा। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए भी काम आते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जो करते हैं ना, जैसे भाई आपने ये सुना होगा ना, तो बहुत बार न्यूज़ आती है कि आज जो धरती है वो सूरज के पास रहेगी सबसे ज़्यादा, ऐसा दिन है जो आज धरती सूरज के सबसे पास है, आज चंद्र ग्रहण है, आज सूरज ग्रहण है, ठीक है, तो एक्लिप्स आते हैं, तो वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें, बोला कोई उल्का पिंड गिरने वाले हैं, कोई पृथ्वी से टकराने वाला है, ऐसे ये सब चीज़ों के लिए भी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक्स से ही पता चलता है कि वो एक दिन एक चक्कर कितने टाइम में पूरा होगा, कब वो कॉम्बिनेशन बनेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ही मीटरोलॉजी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब जगह पे, और रिसर्च में, नेचुरल साइंस में, एजुकेशन में, बिजनेस में, इन सभी जगह पे स्टेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में काम आने लायक नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से सुनिए। देखो, इस पे कोई एमसीक्यू बनता नहीं है, ठीक है। जैसे एक ये लाइन जरूर है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। साइंस विदाउट स्टैटिस्टिक्स बियर्स नो फ्रूट, स्टैटिस्टिक्स विदाउट साइंस हैव नो रूट। इसके बिना उसका फल नहीं है, उसके बिना इसकी जड़ नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना बेकार है, राइट। तो इस तरीके का सेंटेंस भले ही पूछ लें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इस तरीके का, बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ओके ओके, आगे आ जाइए। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, कमियां, कि इनमें ये कमियां हैं, तो वो क्या है वो थोड़ी सी देख लेते हैं। Science of statistics is the most useful servant, but only of great value to those who understand its proper use. The scope of statistics is very wide and it has great utility, but these are restricted by limitations. Following are the limitations. ये कह रहे हैं कि statistics का वैसे तो बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है और आप कर सकते हैं, पर इसकी कुछ कमियां भी हैं, और इस्तेमाल आप अच्छा तभी कर पाएंगे जब आपको अच्छाई और बुराई दोनों का पता होगा। मुझे एक बात बताइए, आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, बहुत रेपुटेड आदमी है, बहुत ही पहुंच वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी है, पर आपको उसकी सिर्फ अच्छाइयां पता है, बुराइयां नहीं पता, तो क्या आप उसके साथ लंबे टाइम काम कर पाएंगे? आंसर इज नो। आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए कि उसकी खराब आदतें क्या हैं, अच्छी आदतें क्या हैं,
क्योंकि अगर आपने अच्छी आदतें देख के काम कर लिया और फिर आपको साथ मान लो उसको गुस्सा ज़्यादा आता है और किसी दिन आर्ग्यूमेंट हो गया, राइट, तो आपको अच्छी और बुरी दोनों बातें पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं स्टेट्स क्या कहता है। स्टैटिस्टिक्स की कमियां क्या है? पहला, सर ये इंडिविजुअल आइटम को डील नहीं करता। आपको अगर ध्यान होगा तो हमने अभी जब स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था ना तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वहां पे एक वर्ड आया था कि इट इज एग्रीगेटिव फैक्ट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मतलब सिंगल फैक्ट पे ये काम नहीं करता है, इसके बहुत सारे फैक्ट होंगे तो ही ये कुछ रिजल्ट दे पाएगा, वरना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंडिविजुअल केस को ये डील नहीं करता है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, तो इंडिविजुअल केस में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा आ जाइए, ये जो डील करता है ये क्वांटिटेटिव डेटा के साथ डील करता है। ये किसके साथ डील करता है? क्वांटिटेटिव डेटा के साथ डील करता है, मतलब क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील कम करता है। ये कैसे समझिएगा, ऐसा समझिए जैसे अपन किसी चीज, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको हम नंबर, जैसे आप बोलते हैं कि भाई लव है, प्यार है, प्यार को आप नंबर में काउंट कर सकते हैं क्या कि भैया मैं तेरे से 2 किलो प्यार करता हूँ? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ईमानदारी है, बोला आप बहुत ईमानदार है, तो अब बहुत की क्या डेफिनेशन है, क्या बोल सकते हैं? 100 किलो ईमानदार है, 200 किलो ईमानदार है, बोल सकते हैं ऐसा? नहीं। तो इसलिए इसकी कोई जो ये क्वालिटी है ना उसको नहीं ध्यान देता, ये क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो क्वांटिटी के बिना तो ये जैसे बोला ना न्यूमेरिकली होना चाहिए, तो नंबर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थ नहीं है, तो ये न्यूमेरिकल डेटा पे ही ज़्यादा ध्यान देता है, ये इसकी एक कमी है। ओके, ठीक है। स्टेटिस्टिकल लॉ आर ट्रूली ऑन एवरेज, ये जो हम निकालते हैं मीन, मोड, मीडियन, ये सब क्या है? ये सब एवरेज है। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर देंगे आपको, ये एक एवरेज आंसर देते हैं जो नजदीक होता है आपके। ठीक है, जो मेन आंसर के नजदीक होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिवील इंटायर स्टोरी। इंटायर स्टोरी का मतलब है कि ये आपको पूरी समस्या नहीं बताता है, ये आपको एक अंदाजा देता है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि कोई चीज़, जैसे अपन मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाते हैं ना, मेडिकल टेस्ट करवाते हैं अपन, तो मान लीजिए कि बोला प्लेटलेट्स, आपने सुना होगा जब डेंगू हो जाता है ना तो प्लेट काउंट्स डाउन हो जाते हैं, राइट, तो वहाँ पे होता है कि सर प्लेट काउंट जो है 150 से 400 तक होने चाहिए, 1.5 लाख से लेके 4 लाख, ऐसा बोलते हैं थाउजेंड्स में, तो 1.5 लाख से 4 लाख तक के काउंट्स होने चाहिए, राइट। अब आपको पता चला कि काउंट्स डाउन हो गए, ठीक है, कि सर 75,000 हो गए, तो ये पता चल जाता है कि हाँ इसकी कमी है, पर ये नहीं बताएगा क्यों है, किस लिए है, किस वजह से है, ठीक है, कब से है, ये सब चीज़ें नहीं बताता। ये बताता है हाँ भैया इतनी कमी है, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी नहीं बताते हैं, कंप्लीट ये प्रॉब्लम नहीं आपको सोल्व करके देंगे, ये सिर्फ इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है, राइट। आगे आ जाइए, स्टैटिस्टिक्स इज लाइबल टू बी मिसयूज्ड। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि स्टैटिस्टिक्स ऐसा है जिसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आज आप कोई संस्था ज्वाइन करते हैं तो रिव्यूज पढ़ के करते हैं, राइट, आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह देख के कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो स्टेट्स देख के देखते हैं कि पहले से बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, कितना घटा, वगैरह वगैरह, राइट। अब कंपनी को भी ये पता है कि आप ये चीज़ देखोगे, तो वो इसका मिसयूज कर सकते हैं। मिसयूज करने का मतलब क्या है कि वो आपको गलत डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको क्या कर सकते हैं, गलत डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में होता भी ऐसा ही है। आपको कंपनी आके कहते हैं कि आज तक हमने 20,000 लोगों को पैसा डबल करके दे दिया, आपका भी कर देंगे, है ना, उसमें से 100-200 लोगों के आपको नाम बता देते हैं, ठीक है, 1-2 से मिलवा देते हैं। अब आपको लगता है हाँ यार बहुत अच्छा काम है ये तो, ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर लेते हैं कि जब 20,000 लोगों ने किया तो फिर बढ़िया ही होगा काम, आप भी इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर कंपनी भाग जाती है, फ्रॉड कर देती है। तो स्टैटिस्टिक्स का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, इस बात को हम मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट, स्टैटिकली डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। डेटा का होमोजीनियस और यूनिफॉर्म होना जरूरी है, मतलब कि एक समान होना जरूरी है। अब देखो इस पे भी एक एमसीक्यू है आपकी बुक में, उसमें कोई हेट्रोजीनियस या ऐसा कुछ है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, एक जैसा। तो डेटा एक जैसा होगा तो ही आप उस पे उससे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डिफरेंट पे नहीं निकाल सकते। जैसे अगर सारी क्वांटिटीज किलो में दे रखी है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर कुछ क्वांटिटी किलो में और कुछ लीटर में दे रखी है तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ओके, आगे आ जाइए सर।
स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड इन द इकोनॉमिक एनालिसिस, जब आप इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं तो किन किन टूल का इस्तेमाल आप करते हैं, किस किस टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं वो देखिए। तो देखिए कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे पहले आप डेटा लेके आते हैं, डेटा लाने के बाद डेटा को टेबुलेशन में डालते हैं, अरेंज करते हैं, फिर मीन मोड मीडियन वगैरह निकालते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट मेजर, ये भी याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फर्स्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्पर्सन होता है, ये सेकंड मेजर होता है, क्योंकि मीन निकलने के बाद ही मीन डिवीजन निकलता है, तो फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट मेजर होता है और डिस्पर्सन सेकंड मेजर होता है। टाइम सीरीज में आप फोरकास्टिंग के लिए काम लेते हैं, प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, इंडेक्स नंबर, सैम्पलिंग, ठीक है। इंडेक्स नंबर भी ट्रेंड के लिए काम आता है। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग जब हम डेटा को एनालिसिस करते हैं तो पूरे का तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। बिजनेस फोरकास्ट, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, कि जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट आ रहे हैं और जो हमने सोचा था स्टैंडर्ड था उनमें डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, उसके लिए काम में आता है। और क्वालिटी कंट्रोल, कि हम जो डेटा निकाल रहे हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हो और वो अच्छा हमें आउटपुट दें, उसके लिए कुछ चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके जरिए हम स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, कलेक्शन ऑफ डेटा। देखिए एक तो जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर में, वो एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है डेटा को लेके आना, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या है, डेटा लेके आना। आज मुझे ये जानना है कि सीएमए के अंदर कितने बच्चे हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट कितना रहा वगैरह वगैरह, तो मैं पहले डेटा लाऊं ना कि कौन कौन सीएमए कर रहा है, उनका मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह कुछ तो मुझे लाना पड़ेगा। तो पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो डेटा that is information collected through the censuses or surveys on in a routine manner or other called a raw data। अब ये समझिए, हमने क्या किया, एक बच्चे को या एक स्टाफ को, ऐसा मानिए हमने हमारे एक स्टाफ को एक कॉलेज के बाहर खड़ा कर दिया, उसको बोला कि तुम जो भी बच्चा है उससे उसका नाम और नंबर लिख लेना, नाम नंबर, बीकॉम बीबीए सीए सीएस सीएमए जो भी वो कर रहा है वो लिख लेना, बस इतना काम है तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि वो इतना समझदार नहीं है कि वो सारा काम कर सके, तो उसको इतना ही काम दिया। अब वो रजिस्टर में लिखवाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, और शाम को लाके देता है कि लो सर मैं ले आया, ठीक है। अब उस रजिस्टर में बहुत सारे बच्चों के नाम, मोबाइल नंबर और वो क्या कर रहे हैं ये लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। अब समझिएगा आगे, तो वो जो लेके आया, क्या मैं उससे कुछ, अभी लाते ही जैसे वो लेके आया, क्या मैं उससे कुछ फायदा उठा सकता हूँ? आंसर इज नो, अभी मैं उससे फिलहाल कोई फायदा नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि वो क्या है, रो डेटा। रो डेटा को आप सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहले उसमें प्रोसेस करना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, क्लासिफाई करूंगा, कॉमर्स अलग, आर्ट्स अलग, साइंस अलग, पहले बच्चों को बांटेंगे, ठीक है। फिर उसमें भी सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि भैया कॉमर्स में सीए अलग, सीएस अलग, सीएमए अलग, बीकॉम अलग, राइट। तो इस तरीके से पहले हम डेटा को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे और फिर समराइज करेंगे, तब जाके वो काम आने लायक बनेगा, ओके, ठीक है। तो रो डेटा का मतलब सीधी इंफॉर्मेशन, पर हम उसको सीधे तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, डेटा वर्ड का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। द adjective रो attached to data indicate that the information thus collected and decoded cannot be put टू एनी इमीडिएटली। देखो ये रहा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, कि ये डेटा का मतलब ये है कि आप इन्हें सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि आप देखें मैं सीधा ही इसको काम में ले लूं, ऐसा नहीं हो सकता है, ओके। आगे आ जाइए सर। डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं, इट हैज टू बी कन्वर्टेड, जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं इसको आपको पहले प्रोसेस करना होगा, और प्रोसेस करने के बाद ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डेटा का जो कलेक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, डेटा का जो कलेक्शन है वो दो तरीके से होता है, जिसमें पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। प्राइमरी का मतलब क्या है, कि जब आप फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं या सीधे तौर पे डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, राइट। तो डेटा कलेक्टेड बाय ए पर्टिकुलर पर्सन, जैसे मैं गया, वो जो अभी मैंने बोला ना स्टाफ गया और वो नंबर लिख के ला रहा है, वो प्राइमरी डेटा है। वो क्या है, प्राइमरी डेटा, क्योंकि वो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर जो है उससे कलेक्ट कर रहा है, तो वो हो गया
प्राइमरी डेटा, राइट। ऐसे ही गवर्नमेंट जो सेंसस करती है वो प्राइमरी डेटा है, आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं वो प्राइमरी डेटा है। तो ये सब क्या है, प्राइमरी डेटा जो पहली बार कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। जब वो कलेक्ट हो जाते हैं तो लोग उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, वो हो जाता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक सर्वे किया, ठीक है, और वो सर्वे करके मैंने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को मैंने पेपर में छपा दिया, ठीक है। अब वो रिपोर्ट जब मैंने बनाई, मैंने जब वो कलेक्ट किया, तो मेरे लिए तो वो प्राइमरी है, मेरे लिए तो वो क्या है, प्राइमरी है। और आपने पेपर में छपने के बाद उस पेपर की कटिंग की और अपने रिपोर्ट में लगा दी, तो आपके लिए वो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि आपने खुद कलेक्ट नहीं किया, आपने मेरे कलेक्ट किए हुए डेटा को इस्तेमाल किया, तो वो हो जाता है सेकेंडरी डेटा, जो कि किसी और ने कलेक्ट किया था और आप उसको यूज कर रहे हैं। ओके, आगे आ जाइए। मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा के मेथड क्या है, कैसे, तो मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। डायरेक्ट पर्सन ऑब्जर्वेशन, आप खुद जाएंगे देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी मेथड। दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, आप किसी को फोन करते हैं, जैसे आपके पास कंपनी का फोन आता होगा, भैया आपके पास कौन सा सिम कार्ड है, आप कितने रुपए का रिचार्ज कराते हैं, वगैरह वगैरह। सर क्या आप होम लोन लेंगे, ठीक है, क्या आपके पास गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, क्या आपको उस पर लोन चाहिए, ये सब प्राइमरी में आ जाते हैं। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मिस्टर एक्स को फोन करें और वाई के बारे में पूछें कि हाँ जी मिस्टर एक्स बोल रहे हैं, हाँ जी मिस्टर वाई जो है ना वो आपके रिलेटिव, तो वो उनके बारे में कुछ पूछना था, तो वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ठीक है, आगे आ जाइए। एस्टिमेट फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पॉन्डेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम हमारे क्या करते हैं, कुछ एजेंट बना देते हैं। जैसे मैं रहने वाला हूँ जयपुर का, मुझे कुछ जानकारी चाहिए दिल्ली की, तो मैं दिल्ली में किसी को अपॉइंट कर दूंगा कि भैया तुम जानकारी कलेक्ट करके मेरे को दे दो, तो वो भी प्राइमरी ही है, क्योंकि वो मेरे लिए ही कलेक्शन कर रहा है, ठीक है। वो ऐसा नहीं अपने लिए कर रहा था और मैंने यूज कर लिया, वो मेरे लिए ही कर रहा है, तो वो भी प्राइमरी में आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनरीज, प्रश्नावली, तो हम आपको एक क्वेश्चन की लिस्ट बना के देते हैं और बोलते हैं इनके जो हाँ ना में जवाब दे दो या लिख के दे दो, तो वो एक समझने में काम आता है। जैसे आपको बता देते हैं, आप रेलवे में सफ़र करेंगे तो वहाँ पे पूछते हैं, या किसी होटल में जाएंगे तो वहाँ पे पूछ लेते हैं, कहीं लकी ड्रॉ में पूछ लेते हैं कि भाई आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपके पास गाड़ी है क्या, वगैरह वगैरह, वो सब प्राइमरी है, राइट। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन थ्रू एन्यूमरेटर्स। इन्वेस्टिगेशन थ्रू एन्यूमरेटर्स मतलब काउंटिंग करके, ये तो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, काउंटिंग करके। तो इसका मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेंसस। जब गवर्नमेंट जनगणना करती है, पॉपुलेशन काउंटिंग करती है, तब गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करती है, राइट। ओके, तो ये सब क्या है, प्राइमरी डेटा के मेथड है। नेक्स्ट आ जाइए सेकेंडरी डेटा, ये आज का आखिरी टॉपिक है, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो है जो प्राइमरी डेटा जिसने यूज किया था उसको यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। हम खुद कलेक्ट नहीं कर रहे, हम किसी का यूज, जैसे आपको स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिलता था, आप क्या करते थे उस प्रोजेक्ट के लिए, आपको जो स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता था उसके लिए आप क्या करते थे, आप सिंपल सा काम करते थे, इंटरनेट से सर्च किया, कॉपी मार दिया, ठीक है, पेपर में से कटिंग किया, कॉपी मार दिया, किसी की बैलेंस शीट लाए, कॉपी मार दी, तो वो सब सेकेंडरी आपके लिए, ठीक है, वो सब क्या है, सेकेंडरी। तो इसका मेन सोर्स क्या है, या तो न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स, पब्लिकेशंस, ठीक है। तो ये इस पे एक एमसीक्यू आ सकता है कि इनमें से कुछ मेथड दे दें और बोले बताइए प्राइमरी है या सेकेंडरी है, या 3-4 मेथड दे दें और बोले कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है, इस तरीके का, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले गए, वहाँ से रिसर्च पेपर ले लिए, ठीक है, ऑफिशियल पब्लिकेशन से कोई पेपर डाउनलोड कर लिया या ले लिया, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट के कुछ पब्लिकेशन से ले लिए, मतलब कहीं पे भी प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन आप उठा रहे हैं या जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन आप उठा रहे हैं, तो वो सब क्या है, सेकेंडरी मेथड्स हैं, समझ गए, वो सब क्या है, सेकेंडरी मेथड्स हैं। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, एक बार आराम से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां तक आराम से देख लीजिए और फिर बताइए कोई डाउट है तो। ओके, कौन सा बताना है, सेकेंडरी डेटा में। ओके, देखो सेकेंडरी डेटा में हमने ये बोला कि सेकेंडरी डेटा मतलब किसी ने प्राइमरी डेटा यूज किया, कलेक्ट किया और उसको पब्लिश किया, और उसने जहां पब्लिश किया हमने उसको उठा लिया। जैसे मान लो आज आपको मैं पूछूं कि भैया एक पॉपुलेशन पे एक ऐसे लिखना आपको, आप बोलोगे पॉपुलेशन सर 130 करोड़ है, तुम्हें कैसे पता भैया 130 करोड़ है,
क्योंकि तुमने इंटरनेट पे देखा होगा, राइट। क्या तुमने जाके काउंटिंग करी है? नहीं, काउंटिंग तो नहीं करी सर हमने तो इंटरनेट पे देखा है। यस, तो आपने सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिस गवर्नमेंट ने काउंटिंग करी वो प्राइमरी था, फिर गवर्नमेंट ने छापा, आपने उठा लिया, तो वो हो गया आपके लिए सेकेंडरी। एक डेटा जो एक जने के लिए प्राइमरी है वो दूसरे जने के लिए सेकेंडरी है, राइट। यस, ये है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ना पब्लिकेशन है सारे, ट्रेड एसोसिएशन ने छापा, पब्लिश किया, रिसर्च पेपर यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किए, गवर्नमेंट ने पब्लिश किए, फॉरेन गवर्नमेंट ने पब्लिश किए, और आप अगर उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो सब सेकेंडरी में आ जाते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।